बॉलीवुड की सबसे लंबी चलने वाली फ्रेंचाइजी फिल्मों में से एक हाउसफुल की पांचवी फिल्म हाउसफुल 5 पहली फिल्म के रिलीज के 16 साल बाद आई है। वक्त के साथ जहां फिल्म की स्टार कास्ट भी बढ़ती जा रही है, वहीं इसका बजट भी बड़ा हो गया है। 1.5 दर्जन कलाकारों से सजी इस फिल्म का प्रोडक्शन बजट करीब 225 करोड़ बताया जा रहा है। ऐसे में इस फिल्म के सामने हिट का खिताब हासिल करने के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए तो कमाने ही पड़ेंगे। और फिल्म में कॉमेडी के साथ मिस्ट्री का भी तड़का लगाया गया है और इस मिस्ट्री के तड़के में आपको 2 एंडिंग्स देखने को मिलती है, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। इस वीडियो में हम हाउसफुल 5A को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे उसकी पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के एक प्राइवेट यॉर्ड से, जहां रात में हमें काले कपड़े पहने हुए और व्हाइट मास्क के साथ एक किलर को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर के पीछे पड़ जाता है। वो उसे मारना चाहता है। डॉक्टर अपनी जान बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है और आखिर में वो किलर जो है वो इस डॉक्टर को मार देता है। जिसके बाद कहानी जो है वो 2 दिन पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां हमें रंजीत डोवरियाल के बारे में बताया जाता है कि रंजीत डोवरियाल लंदन के 7वें सबसे अमीर आदमी है और वो अपने प्राइवेट यॉर्ड पर 100वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। इसलिए एक पार्टी रखी गई है और इस पार्टी में कुछ VIP लोग और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। तो 69 मिलियन पाउंड के मालिक रंजीत डोवरियाल इस पार्टी के यॉर्ड को पार्टी का स्पॉट बनाने वाले हैं। इस पार्टी को मैनेज करेंगे उनके बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और साथ ही हमें रंजीत की दूसरी बीबी का बेटा दिखाया जाता है, जिसका नाम देव है। तो 2 दिन के बाद ही ये पार्टी होने वाली थी, लेकिन तभी उन्हें एक न्यूज मालूम चलती है और वो बात ये थी कि दरअसल में रंजीत डोवरियाल को हार्ट अटैक आ गया है और उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन सच बताऊं तो इनमें से बहुत सारे लोग तो रंजीत डोवरियाल के जाने का ही इंतजार कर रहे थे। वो लोग यहाँ पर रोने धोने का ढोंग करते हैं और तभी यहाँ पर रंजीत डोवरियाल की लॉयर आती है और उन सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रंजीत डोवरियाल की होलोग्राफिक बिल बताती है, जिसमें रंजीत ने कहा था कि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। देव जो है वो मेरी दूसरी बीवी का बेटा है। दरअसल में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रंजीत सर का जाने का इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हमने रंजीत सर के लिए कुछ न कुछ किया है तो उन्होंने उनकी बिल में हमारे लिए कुछ न कुछ तो जरूर लिखा होगा। लेकिन रंजीत सर यहाँ पर सभी को सरप्राइज कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बिल में देव का भी नाम नहीं लिखा था। उन्होंने तो अपनी पहली बीवी के बेटे जॉली के बारे में लिखा था कि मेरे चले जाने के बाद मेरी पूरी संपत्ति जो है वो जॉली की होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा बेटा जो है वो मेरे 100वें जन्मदिन पर यहाँ पर आने वाला है। अगर वो नहीं आता है तो ये सारी संपत्ति जो है वो आप लोग आपस में बांट लेना। लेकिन एक बात और, जॉली को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, वो सालों से लापता है, इसलिए उसकी पहचान कैसे की जाए ये भी लिखा था। उसके बम पर एक निशान है, वो लेफ्ट हैंडेड है और उसकी पत्नी जो है वो फॉरेनर है। अब 2 दिन के बाद ही, मतलब कि रंजीत सर के पार्टी वाले दिन ही यहाँ पर जॉली की एंट्री होती है, जो कि अपना नाम जलाबुद्दीन बताता है और वो कहता है कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, मेरे बम पर निशान भी है और तो और मेरी पत्नी जो है वो अफगानिस्तान से है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो यही सोच रहे थे कि जॉली यहाँ पर ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो ये सारी संपत्ति जो है वो उनमें आपस में बट जाती। कि तभी यहाँ पर हम दूसरे जॉली की एंट्री को देख पाते हैं, जो कि अपना नाम जलभूषण बताता है। वो भी अपने बम पर निशान बताता है और बताता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है और उसकी पत्नी जो है वो श्रीलंका से है। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक चुनौती थी कि आखिरकार यहाँ पर 2 जॉली हैं और उनमें से उन्हें एक का चुनाव करना है। कौन झूठा है कौन सच्चा है, इतना सब कुछ वो सोच ही रहे थे कि तभी यहाँ पर तीसरे जॉली की एंट्री हो जाती है, जो कि अपना नाम जूलियस बताता है। वो भी यही कहता है कि वो भी लेफ्ट हैंडेड है और उसके बम पर निशान भी है और उसकी पत्नी जो है वो फॉरेनर है, मतलब कि वो नेपाल से है। जूलियस यहाँ पर दावा करता है कि वो असली जॉली है और बाकी के ये दोनों जॉली जो है वो नकली हैं। ये देखकर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार असली जॉली कौन है, क्योंकि जॉली को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। तो अब ये तीनों जॉली जो है वो आपस में बहस करने लगते हैं और लड़ने भी लगते हैं।
ये देखते हुए देव कहता है कि अब वो डिसाइड करेगा कि असली जॉली कौन है। इसलिए वो अपने डॉक्टर से कहता है कि इन सभी के डीएनए टेस्ट किए जाएं और मुझे कल सुबह 10 बजे इसकी रिपोर्ट भी चाहिए। लेकिन तब तक ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए कि रंजीत सर मारे गए हैं, क्योंकि अगर ये बात सभी को मालूम चल जाएगी तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। इन तीनों में से कौन नकली है और कौन असली है ये तो वो पता कर ही लेगा, लेकिन जो भी असली है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इन दोनों को भी पार्टी में लेकर आओ। अब रात को सभी लोग रंजीत डोवरियाल के 100वें जन्मदिन में शामिल होते हैं और खूब पार्टी करते हैं। लेकिन इसी पार्टी में आखिरी पास्ता ने सभी के ड्रिंक्स में नशीली चीजें मिला दी थी, जिस वजह से सभी को हैंगओवर हो जाता है। उन्हें रात के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। और इसी रात को हम देखते हैं काले कपड़े वाले किलर को, जो कि सबसे पहले तो सीसीटीवी वाले रूम में जाता है, वहां से सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करता है। बाद में ये किलर जो है वो डॉक्टर के लैब में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो डीएनए सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और जब वो डिस्ट्रॉय कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर डॉक्टर पहुंच जाता है। डॉक्टर ये देखकर यहाँ से भागने लगता है। किलर उसके पीछे भागता है और वो सबसे पहले तो उसके मुंह में पीनट डाल देता है। दरअसल में डॉक्टर को पीनट से एलर्जी होती है और आखिर में उस किलर ने डॉक्टर को बुरी तरह से मार दिया था। जब अगली सुबह हुई तो हम देखते हैं जूलियस को, जिसके साथ दरअसल में जलभूषण की बीबी थी। दोनों को रात को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए दोनों ने साथ में रात बिता ली। ये देखकर यहाँ पर जूलियस पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसके साथ तो उसकी पत्नी कांची होने चाहिए थी, लेकिन ये तो जलभूषण की पत्नी शशिकला है। ये देखकर जूलियस सबसे पहले जलभूषण के कमरे में जाता है। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जलभूषण तो दरअसल में जलाबुद्दीन की पत्नी जारा के साथ मौजूद था, और रात के हैंगओवर की वजह से यहाँ पर जलभूषण और जारा को भी कुछ भी याद नहीं है। तो अब बचे थे यहाँ पर जलाबुद्दीन और कांची। सभी को ऐसा लग रहा था कि जलाबुद्दीन के साथ जरूर कांची ही होगी, लेकिन हमें मालूम चलता है कि वहां तो जलाबुद्दीन के साथ आखिरी पास्ता था, जिन्होंने हैंगओवर के चलते साथ में रात बिताई थी। अब जब सभी लोग यहीं पर हैं तो आखिरकार यहाँ पर जूलियस की पत्नी कांची कहाँ पर है। सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दरअसल में जलाबुद्दीन जो है वो जूलियस से ज्यादा फिक्र कर रहा था कांची की। जलाबुद्दीन तो यहाँ पर कांची को ढूंढते हुए काफी ज्यादा तड़प रहा था कि आखिरकार उसकी कांची कहाँ पर होगी। तभी रात का एक सीन याद आता है कि रात की पार्टी में हैंगओवर के बाद यहाँ जलभूषण के साथ कांची मौजूद थी। वो उसके साथ बाइक पर घूम रही थी, तो वो लोग उस बाइक को फॉलो करते करते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कांची मौजूद थी, जिसका बहुत बुरा हाल था। जिसके बाद इनका सामना होता है इसी यॉर्ड के तोते से, जो कि पास्ता का तोता है, और हाउसफुल 1 में जिस तोते को अक्षय कुमार ने मार दिया था ये उसी का बेटा है। इस तोते को सब कुछ याद है कि मेरे पिताजी को इसी जॉली ने मारा था, इसलिए वो बदला लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर भी उसके अपने पिता की तरह ही वैक्यूम क्लीनर से मौत हो जाती है। तो अब सभी लोग एक ही जगह पर मौजूद हो जाते हैं। सुबह के 10 बजे हुए थे और यहाँ पर देव जो है वो बार बार डॉक्टर के पास कॉल लगा रहा था, लेकिन डॉक्टर का मोबाइल तो जलाबुद्दीन के पास है, और उसी मोबाइल के ऊपर एक कटी हुई उंगली भी रखी हुई थी जो कि डॉक्टर की ही थी। जब ये सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर की डेड बॉडी जो है वो ऊपर से गिरती है। ये देखकर सारे जॉलीस और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे जॉली फंसने वाले थे, क्योंकि रात का उन्हें कुछ भी याद नहीं है उन्होंने क्या क्या किया है, जिस वजह से यहाँ पर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और देव को भी ऐसा ही लग रहा था कि डॉक्टर को इन तीनों जॉली ने ही मारा है, क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही शक है कि ये तीनों ही जॉली नहीं हैं, जिस वजह से उन्होंने डीएनए सैंपल्स डिस्ट्रॉय कर दिए और बाद में डॉक्टर को भी मार दिया। ये चलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और देव फैसला लेता है कि इन तीनों जॉली और उनकी पत्नियों को जेल में रहना होगा जब तक कि पुलिस वाले यहाँ पर नहीं आ जाते हैं। सिप के जेल में इन सभी को डाल दिया जाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार मर्डरर कौन है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यहाँ पर जूलियस जानना चाहता है कि आखिरकार हम तीनों में से असली जॉली कौन है। जूलियस यहाँ पर सभी को बताता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और रंजीत डोवरियाल ने मुझे असली जॉली को ढूंढने का काम सौंपा था। मेरे बारे में और मेरे काम के बारे में सिर्फ और सिर्फ कांची ही जानती है, मतलब कि कांची जरूर किसी न किसी से तो मिली हुई है। और यहाँ पर मालूम चलता है कि दरअसल में
कांची जो है वो जलालुद्दीन की गर्लफ्रेंड है। जब उसे मालूम चला कि जूलियस जो है वो जॉली बनकर जा रहा है तो उन्होंने भी सोचा कि वो भी जॉली बनकर जाए, लेकिन कांची तो यहाँ पर जूलियस के साथ जाने वाली थी, इसलिए जलालुद्दीन के साथ जारा जाती है। लेकिन जारा भी तो जलभूषण की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसे भी सब कुछ मालूम था। उसने भी जलभूषण को बता दिया और इसी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि शशिकला दरअसल में किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। इस वजह से अब वो यहाँ पर जूलियस की गर्लफ्रेंड बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं भीड़ू और बाबा को। दोनों ही यूके के पुलिस वाले हैं, लेकिन दोनों ही ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। उन्हें हाल ही में काम मिला है कि दरअसल में एक किलर जो है वो उनके शहर में उत्पात मचा रहा है, जिस वजह से वो कार के स्टंट करके उस किलर को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है और वो उस किलर को भी नहीं पकड़ पाते हैं, जिस वजह से इंटरपोल के हेड नाना पाटेकर इन दोनों को ही सस्पेंड कर देते हैं। या इंटरपोल के हेड इतने खतरनाक होते हैं कि भीड़ू और बाबा उनसे पूछने भी नहीं जाते हैं कि आखिरकार उन्हें सस्पेंड क्यों किया है। वो तो बस यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर बाबा की एक्स वाइफ का मतलब कि माया का कॉल आता है, जो कि उसी यॉर्ड पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद पर है। माया यहाँ पर बाबा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो और पता करो कि आखिरकार मर्डरर कौन है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इस शिप पर आना होगा। दूसरी तरफ जूलियस और बाकी लोग जो है वो जेल में बंद थे। जूलियस यहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि अगर पुलिस यहाँ पर आ जाती है तो हम सभी लोगों का जेल जाना एकदम तय है, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। सबसे पहले रंजीत डोबरियाल की बॉडी को नदी में फेंकना होगा और वो सारे डीएनए सैंपल्स को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। तब वो जैसे तैसे करके इस जेल से बाहर निकल जाते हैं और रंजीत डोबरियाल की डेड बॉडी को लेकर वो निकल पड़ते हैं। लेकिन बीच बीच में उन्हें ढेर सारे लोग भी मिलते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि रंजीत डोबरियाल अभी भी जिंदे हैं। दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां जो है वो उन डीएनए सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करने जाती हैं। उन्होंने डीएनए सैंपल्स को डिस्ट्रॉय तो कर दिया था कि तभी उसी लैब में उन्होंने बेदी को देखा, जो कि डॉक्टर की डेड बॉडी से छेड़छाड़ कर रहा था। इसकी शशिकला ने वीडियो भी बना ली थी। आखिर में बेदी ने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाकर यहाँ से फौरन ही भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारे जॉली जो है वो रंजीत डोबरियाल को समुद्र में फेंकने के लिए जा तो रहे थे कि तभी उनके सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जिस वजह से वो एक कमरे में छिप जाते हैं। उस कमरे के अलमारी में छिपने के बाद जब वो वहां से बाहर आते हैं तो उनके साथ रंजीत डोबरियाल की बॉडी नहीं थी, बल्कि उनके साथ तो बेदी की डेड बॉडी थी, जिसके माथे पर किसी ने गोली मार दी थी। और सही समय पर यहाँ पर भीड़ू और बाबा की एंट्री हुई थी। उन्होंने यहाँ पर तीनों जॉलियों को रंगे हाथ पकड़ लिया था क्योंकि उनके पास बेदी की डेड बॉडी थी। लेकिन भीड़ू और बाबा इस काम के लिए नहीं आए थे, वो तो यहाँ पर डॉक्टर के मर्डरर को पकड़ने के लिए आए थे। इसलिए अब वो यहाँ पर तीनों जॉलियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन तीनों जॉलियों के जवाब इतने आड़े टेढ़े होते हैं कि यहाँ पर भीड़ू और बाबा तो पूरी तरह से हैरान थे कि आखिरकार उनका सामना भी किन लोगों से हुआ है। अब भीड़ू और बाबा कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें असली कातिल के बारे में मालूम चल गया था। वो यहाँ पर देव को कहते हैं कि तू असली कातिल है, क्योंकि भीड़ू और बाबा को देव के कमरे से एक चिप मिली है, वही चिप जो कि सीसीटीवी रूम में हुआ करती थी। और उन्हें डॉक्टर के जेब में एक पेन भी मिला है और वो पेन दरअसल में देव का होता है, जिस वजह से देव को जेल में डाल दिया जाता है। जबकि देव बार बार कह रहा था कि उसने ऐसा नहीं किया है। ये बात तो जूलियस भी जानता है, इसी वजह से वो भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे एक कमरे से एक खून से सनी हुई शर्ट मिलती है और तो और उसे एक ब्रेसलेट का डायमंड मिलता है, जो कि उसी जगह पर था जहाँ पर कि डॉक्टर को मारा गया था। अब जिस भी इंसान के ब्रेसलेट का वो डायमंड मिसिंग होगा वही दरअसल में किलर होगा। उसी पार्टी में हम देखते हैं कि ये डायमंड जो है वो दरअसल में कैप्टन के ब्रेसलेट से मिसिंग था, जिस वजह से अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर का सस्पेक्ट जो है वो कैप्टन बन चुका था। कैप्टन को सभी लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि तभी अचानक से यॉर्ड की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो हम देखते हैं कि कैप्टन को किसी ने मार डाला है। और जब लाइट आए तो हम देखते हैं कि बाबा और भीड़ू जो है वो कैप्टन को अपने साथ लेकर खड़े हुए थे। ये देखकर सभी लोगों को यही लगता है कि बाबा और भीड़ू ने ही कैप्टन को मारा है कि तभी इंटरपोल के हेड की एंट्री होती है, जिन्हें इस केस के बारे में सब कुछ मालूम है और उन्हें तो ये भी मालूम है कि बाबा और भीड़ू भी मर्डरर नहीं है और उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन मर्डरर है। वो कल अनाउंस करेगा कि मर्डरर कौन है। इंटरपोल के हेड यहाँ पर अपने साथ एक सूटकेस लेकर आए थे। उस सूटकेस में उस मर्डरर का नाम है जिसने भी ये सब कुछ किया है।
जिसके बारे में वो कल बताएंगे। साथ ही वो सभी लोगों से कह देते हैं कि तुम सभी लोग अपने अपने घर जाना चाहते थे लेकिन अब नहीं जा पाओगे, सभी लोग अब जेल जाओगे। अब इंटरपोल के हेड सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जूलियस जो है वो सभी लोगों के पास आता है। वो कहता है कि अगर इंटरपोल का हेड जिंदा रहा तो हम सभी लोगों की जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगी, ये हमें जेल पहुंचा कर ही रहेगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम इस आदमी को मार डालें। रात को हम देखते हैं कि जब इंटरपोल के हेड मतलब कि नाना सो रहे थे कि तभी हम उस किलर को देखते हैं जो कि नाना को मारने के लिए आया था। कि हम देखते हैं कि नाना सोए हुए नहीं थे, वो तो इसी किलर का इंतजार कर रहे थे। और जब वो यहाँ पर आया तो नाना उससे कहते हैं कि मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। तभी इस किलर का चेहरा दिखाया जाता है। वो किलर दरअसल में कोई और नहीं बल्कि देव होता है। और यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि नाना के साथ जूलियस भी मिला हुआ था। नाना ने जूलियस से कहा था कि इन सभी लोगों को भड़काओ ताकि वो किलर मुझे मारने के लिए आए और हम उस किलर को पकड़ लें। उस सूटकेस में कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी कमरे में एक दूसरा किलर आ जाता है जो कि काले कपड़े और व्हाइट मास्क पहना हुआ था। वो यहाँ पर देव को मारता है और भाग निकलता है। जूलियस उस दूसरे किलर को पकड़ने की कोशिश करता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि नाना के पास जो देव मारा गया है वो मरा नहीं है, वो तो बस एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि दूसरा किलर और देव जो है वो आपस में मिले हुए हैं। दूसरे किलर के पास गन थी, इसलिए वो जूलियस के ऊपर तान देता है। गोली चलाने के बाद बाबा और भीड़ू उस गोली के सामने आ जाते हैं, लेकिन वो गोली बाबा और भीड़ू को नहीं लगती। वो गोली तो जूलियस को ही लगती है, लेकिन वो बस उसे छू कर जाती है। और तभी हमें रियल किलर के बारे में बताया जाता है। वो रियल किलर कोई और नहीं बल्कि जलभूषण होता है। जलभूषण अपनी सारी कहानी बताता है। वो कहता है कि देव और मैंने मिलकर ये सारा का सारा प्लान रचा था। देव और जलभूषण की 50% की डील हुई थी और उस रात जब डॉक्टर को मारा गया था, उस रात दरअसल में देव जो है वो जलभूषण के डीएनए सैंपल को बदल रहा था कि तभी लैब में डॉक्टर पहुंच गया था। डॉक्टर ये बात सभी को बताने वाला था, इसलिए देव ने यहाँ डॉक्टर को मार डाला था। अब बात आती है कि आखिरकार बेदी को क्यों मारा गया। दरअसल में बेदी को भी मालूम चल गया था कि डॉक्टर को देव ने ही मारा है, इसीलिए देव को भी बेदी को मारना पड़ा। और जब डॉक्टर को मारा जा रहा था उसी जगह पर कैप्टन भी खड़ा हुआ था। कैप्टन ने ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखा था और वो किसी भी वक्त ये बात सभी को बता सकता था। इसलिए जब यॉर्ड की लाइट गई थी तब चुपचाप यहाँ जलभूषण ने कैप्टन को भी मार डाला था। अब ये सभी लोग एक ऐसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर यॉर्ड का एक बहुत बड़ा फैन लगा हुआ था जो कि सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिस वजह से इन सभी लोगों की जान खतरे में थी। लेकिन इससे पहले कि इन सभी लोगों की जान जा पाती, इन सभी लोगों को बचा लिया गया था। और दरअसल में लीवर जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि जॉली ने खींचा था। और वो दरअसल में असली जॉली था जो कि बॉबी देओल थे। बॉबी देओल मतलब कि जॉली यहाँ पर सभी लोगों से कहते हैं कि मेरे पास तो 102 मिलियन पाउंड की संपत्ति है, इसलिए मुझे ये इतनी सी संपत्ति नहीं चाहिए है, इसलिए सारी संपत्ति आपस में ही बांट लेना। जिससे कि अब सभी लोगों के पास पैसा ही पैसा था, सिर्फ और सिर्फ जलभूषण और देव को छोड़कर, क्योंकि वो असली किलर थे। उन्हें तो जेल जाना पड़ेगा। बॉलीवुड में अगर कोई काम सबसे टेढ़ा है तो वो है कॉमेडी फिल्म बनाना। वैसे भी सब कहते हैं कि लोगों को हंसाने में तो पसीने छूट जाते हैं, रुलाना तो फिर भी आसान है। फिर भी ज्यादातर लोग सीरियस सिनेमा को सिर आंखों पर बिठाते हैं। वही कॉमेडी और खासकर हल्की फुल्की कॉमेडी को अक्सर उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी शायद मिलनी चाहिए। लेकिन भले ही कॉमेडी को अक्सर क्लासी सिनेमा के क्लब में एंट्री ना मिलती हो, लेकिन हाउसफुल हिंदी सिनेमा की पहली फ्रेंचाइजी है जो कॉमेडी का झंडा उठाकर 5वें पार्ट तक पहुंच गई है। थोड़ी सी क्रिएटिव बेवकूफी, सही टाइमिंग और ढेर सारी एनर्जी से बनी हाउसफुल 5 आपको बोर नहीं होने देती। अगर आप इस फिल्म को देखने गए हैं तो जाहिर है कि एक ही चीज की उम्मीद लेकर गए होंगे, खुलकर हंसने की। और यकीन मानिए इस बार फिल्म हंसाने के मामले में कोई कंजूसी नहीं करती। फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ थोड़ा खींचा हुआ लगता है, लेकिन फिल्म का बेमिसाल क्लाइमैक्स इस शिकायत को दूर कर देता है। हाउसफुल जैसी कॉमेडी फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म के डायरेक्शन की कुर्सी पर बैठना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दोस्ताना और ड्राइव जैसी फिल्मों के बाद इस बार हाउसफुल 5 की बागडोर संभाली है तरुण मनसुखानी ने। हालांकि फ्रेंचाइजी के मास्टर शेफ साजिद खान ही हाउसफुल 5 का निर्देशन करने वाले थे, लेकिन उन्हें तरुण ने रिप्लेस किया
और यकीन मानिए तरुण ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। एक साथ 18-19 फिल्मी सितारे की महासेना को हंसाने के लिए ऑन स्क्रीन कंट्रोल करना कोई बच्चों का खेल नहीं, पर तरुण ने इस जंबो टीम को बखूबी संभाला है। राइटिंग की जिम्मेदारी भी फरहाद सामजी के साथ तरुण मनसुखानी ने उठाई है। उनके वन लाइनर्स और डायलॉग्स तो फिल्म में जान डाल देते हैं। आप हर सीन में ठहाके लगाते रहते हैं। दरअसल शुरुआत में साजिद खान की डायरेक्शन स्टाइल में एक रस्टिक चार्म और सिग्नेचर फ्लेवर था, लेकिन सच कहें तो हाउसफुल 4 तक पहुंचने के बाद उनका स्टाइल थोड़ा रिपीटेटिव लगने लगा था। तरुण इस फिल्म में वो फ्रेशनेस लेकर आए हैं जिसकी हाउसफुल 5 को सख्त जरूरत थी। उन्होंने फ्रेंचाइजी के ट्रेडमार्क बेवकूफी को पूरी तरह से नहीं छोड़ा, बल्कि उसमें एक नया ट्विस्ट डालकर इसे और भी ज्यादा मजेदार बना दिया है। अब इतनी बड़ी स्टार कास्ट में कौन कौन से कलाकार ने कैसा काम किया है वो जान लेते हैं। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को पूरी तरह से जस्टिस दिया है। सीन के हिसाब से हर एक सीन में सभी ने कमाल का काम किया है। अक्षय कुमार कहीं कहीं थोड़े ओवर द टॉप लगते हैं, पर जनाब जब बात स्पेसिफिक कॉमेडी की हो तो थोड़ा ओवर एक्टिंग ही बनता है। दरअसल इस जॉनर में वह ओवर द टॉप एक्टिंग दर्शकों को हंसाने का काम करती है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब फिल्म में संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है। उनकी टाइटल विनिंग कॉमिक टाइमिंग तो आउट ऑफ द पार्क थी, और जब बात नाना पाटेकर और जॉनी लीवर जैसे धुरंधरों की हो तो कहना ही क्या। उनकी मौजूदगी ने स्पेसिफिक जॉनर को ही जस्टिस दिया है, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने हर सीन में अपनी कॉमिक फन से दर्शकों को लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया है। लॉर्ड बॉबी यानी बॉबी देओल फिल्म का सरप्राइज फैक्टर है। 15 साल पहले शुरू हुई निर्माता साजिद नडियाडवाला की फिल्म फ्रेंचाइजी हाउसफुल अब अपनी 5वीं कड़ी तक आ चुकी है। पहली फिल्म की कहानी भी उनकी ही लिखी हुई थी, और अब फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म हाउसफुल 5 भी उन्हीं की सोची हुई कहानी पर आधारित है। लंबा अरसा पहले साजिद ने इस सीरीज की 5वीं फिल्म को एक अनोखे प्रयोग के रूप में विकसित करने का महत्वाकांक्षी ख्वाब बुना था। वह तब तक एक मल्टीप्लेक्स के अलग अलग सिनेमा घरों में इसे अलग अलग क्लाइमैक्स के साथ रिलीज करना चाहते थे। साजिद नडियाडवाला की गिनती हिंदी सिनेमा के धन कुबेरों में होती है, और अपने इस ख्वाब को हकीकत में उतारने की कोशिश भी उन्होंने जरूर की होगी। लेकिन अंत में ये फिल्म 2 क्लाइमैक्स के साथ उतरती है, जो सिनेमा घरों में शुक्रवार को नहीं 2 हाउसफुल 5 है, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। अक्षय कुमार की आखिरी स्पष्ट हिट फिल्में 2 साल पहले रिलीज हुई थी, ओ माई गॉड 2। इसके बाद से वह 4 बड़ी फ्लॉप फिल्में मिशन रानीगंज, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सरफिरा और खेल खेल में दे चुके हैं। इस साल रिलीज उनकी दोनों फिल्में स्काई फोर्स और केसरी 2 को लोग देखने तो आए, लेकिन जैसी कामयाबी की उम्मीद थी उनके निर्माताओं की रही होगी, वैसी कमाई उन दोनों फिल्मों ने नहीं की। अब बारी हाउसफुल 5 की है। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्म मर्डर मिस्ट्री देखी है तो आपको हाउसफुल 5 की कहानी का आधार समझ आ जाएगा। एक शानदार पानी के जहाज पर एक मालदार आदमी की मौत होती है और उसके 3 वारिस वहां प्रकट हो जाते हैं। अक्षय कुमार की हिट फ्रेंचाइजी जॉली LLB के किरदार का नाम जॉली यहाँ 3 बार प्रकट होता है। ये 3 जॉली बने हैं, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख। इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि फिल्म में मैन हीरो 3 हैं, बाकी जो भी है सब साइड हीरो हैं। खलनायक में हीरो और विलन बन चुके हैं जैकी श्रॉफ और संजय दत्त एक साथ नजर आते हैं पुलिस अफसरों के किरदार में। फिल्म की पहली झलक जिस तरह लाल परी गाने से नजर आई थी, इस पर कॉपीराइट का क्लेम हुआ। टी सीरीज का मामला था तो इसे जैसे निपटना था वैसे ही निपटा। ये गाना इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। निर्देशक तरुण मनसुखानी के पास इस फिल्म के लाइट्स, रोल साउंड, रोल कैमरा और एक्शन बोलने के अलावा ज्यादा खास नहीं दिखता है। दर्जन भर से ज्यादा कलाकार, सब अपने अपने हुनर में माहिर, सब अपने अपने फन के उस्ताद। इन्हें कोई क्या ही इस मेले में निर्देशित कर पाएगा। जी हाँ, अगर आपने अतीत में फिल्म चोरों की बारात देखी है तो समझ आएगा कि इस तरह के विचारों में सितारों की भरमार ही फिल्म की सबसे बड़ी USP होती है। और तकरीबन 20 कलाकार कौन क्या कर रहा है इसका हिसाब रखने बैठ गए तो फिल्म और समझ नहीं आएगी। यहाँ आसमानी हीरो भी थूक के भाव में है और सब एक से एक परम सुंदरी। कॉमेडी, क्राइम और ग्लैमर के इस कॉकटेल में नींबू पानी की तरह सब कुछ अलग अलग दिखता है।
और मुंह बना बनाकर लोग कॉमेडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हाउसफुल 5B का एक्सप्लेनेशन भी जल्द ही इसी चैनल पर रिलीज होगा, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।